आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। विशेष में आज हमारे साथ है श्रामणेर धम्मा। एक नया परिचय, नया नाम। आपको बताएं कि बड़ा दुख हुआ था जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिवार में राजरत्न चले गए थे, लेकिन उनके आने की खुशी भी बहुत थी। एक दूसरे राजरत्न जो तीसरी पीढ़ी के बाद आए, यानी कि मुकुंद राव जी के परिवार में अशोक राव जी के पुत्र बनकर राजरत्न अम्बेडकर, बहुजन मुक्ति पार्टी से लेकर वो सारा आंदोलन जिससे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बड़ी शिद्दत से जीना चाहते थे, उस आंदोलन के साथ फिर वो सामाजिक डायस पर हो, राजनैतिक डायस पर हो या फिर सांस्कृतिक डायस पर, बड़ी जिम्मेदारी से जिन्होंने लड़ा और आज इस वक्त एक श्रामणेर के रूप में आप सबसे मुखातिब हैं। लेकिन अब राजरत्न अम्बेडकर नहीं, बस कल ही श्रामणेर की दीक्षा हुई है राजरत्न अम्बेडकर जी की, और एक नया जीवन जो धम्म जीवन है, इसका नाम भी आचार्य आर्य नागार्जुन भंते सुरेश ससाई जी ने धम्म नाम दिया है। श्रामणेर बंदामी श्रामणेर, एक नई बात, नया जीवन कैसा अनुभव कर रहे हैं? दरअसल मेरे लिए ये जो आप नया जीवन कह रहे हो, मेरे लिए ये कोई नया जीवन नहीं है। मैं बहुत पहले से ही जी बुद्धिज़्म का फॉलोअर रहा हूँ। बुद्धिज़्म अपने जीवन में जी मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ। जी जी और जो आपने उल्लेख किया राजरत्न का, जी और मैं जब मेरी हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारी कंप्लीट हुई जी और जब मैं बाबा साहब अम्बेडकर के विषयों पर पीएचडी करने का जब मैंने निर्णय लिया, जी हाँ, तब मैंने असंख्य बाबा साहब अम्बेडकर की उनके ऊपर उन्होंने लिखी हुई किताबें जब मैं पढ़ रहा था, तब राजरत्न का उल्लेख मेरे सामने आया। जी मुझे केवल इतना ही पता था कि मेरे माता पिता ने मेरा नाम राजरत्न रखा है, लेकिन ये राजरत्न कौन था, ये राजरत्न क्या था, ये मुझे पता नहीं था। जब चांगदेव खैरमोड़ेंग के सेकंड खंड में मैंने जब राजरत्न के बारे में 1 या 2 पेज की ही उल्लेख वहां पर पढ़ा, जी तब मेरे अंदर एक मंशा जागी। तब वो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा क्या इस राजरत्न के अपेक्षा बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे थे, वो सारी बातें जब मुझे पता चली, जी जी तब मैंने यानी जब पता चला कि बाबा साहब अम्बेडकर का ये राजरत्न जब 2-2.5 साल का था, तब इसको डबल निमोनिया हुआ था और बाबा साहब अम्बेडकर के पास राजरत्न के उपचार करने के लिए पैसे तक नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर एक केस के सिलसिले में हाईकोर्ट में गए थे और माता रमाई ने एक संदेशा भिजवाया कि बाबा साहब जहाँ कहीं भी हो, उनको तुरंत घर ले आओ। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे ही अपनी चाली में आए, अपने 10 बाई 10 के रूम में उन्होंने प्रवेश किया, तब राजरत्न ने अपने प्राण त्याग किए। तब बाबा साहब अम्बेडकर इतना फूट फूट कर रोए, दीवार को सर पटक पटक कर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रो रहे थे। उनको देखकर उनके जो पड़ोसी थे, उन्होंने उनको शांत करने की कोशिश की और शांत करते समय बाबा साहब अम्बेडकर से कहा कि बाबा साहब आप ये क्या कर रहे हो। और थोड़ी देर में उन्होंने मुद्दा उपस्थित किया कि बाबा साहब राजरत्न के पार्थिव पर हमको अंत संस्कार करने हैं, उसके लिए जो निधि लगता है वो आप हमें दीजिए, जो कफन लेने के लिए निधि लगता है वो आप हमें दीजिए। इतना सुनते ही बाबा साहब अम्बेडकर और फूट फूट कर रोने लग गए। माता रमाई उनके बाजू में ही बैठे हुए थे। माता रमाई को पता चला इस रोने की वजह कुछ और है। माता रमाई को पता चला कि बाबा साहब अम्बेडकर के जेब में राजरत्न का अंत्यविधि करने तक के पैसे नहीं है और कफन लेने तक के भी पैसे नहीं है। रमाई ने एक ट्रंक खोली, एक साड़ी उसमें से निकाली, एक साड़ी को फाड़ा और राजरत्न के पार्थिव पर उन्होंने कफन के तौर पे डाला। जब माता रमाई बाबा साहब राजरत्न का अंत्यविधि करके लौटे, तब बाबा साहब अम्बेडकर का एक लेटर भी इसमें मेंशन किया हुआ है। जी हाँ, जी हाँ। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, इस राजरत्न से बातें किया करते थे, इससे गपशप किया करते थे और राजरत्न से कहते थे कि तू मेरा सिंह है, तू मेरा सिंह है, तुझे बड़ा होकर बहुत बड़े पराक्रम करने हैं, तू एक मिलिट्री के घराने में जन्म लिया हुआ बच्चा है। ऐसे उम्मीद बाबा साहब अम्बेडकर इस 2-2.5 साल के बच्चे से करते थे। आपने श्रामणेर पहली बार जब इस पूरी घटना को पढ़ा, कैसे महसूस किया, क्या अनुभव मैंने रहा महसूस किया, मेरी आंखें भरी हुई थी। मैंने थोड़ी देर के लिए वो किताब बंद की। बंद करके मैं सोचने लग गया कि अगर इस राजरत्न को अगर दीर्घ आयुष्य मिलता
तो ये बड़ा होने के बाद अपने पिताजी के यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे रहे हुए जो कार्य है वो कार्य पूरा करने का काम राजरत्न अपने आयुष्य में करता। मगर दुर्भाग्यवश राजरत्न को दीर्घायुष्य मिला नहीं, और मैंने सोचा कि मेरे माता पिता ने मेरा जो नाम रखा है वो इसी बच्चे के ऊपर रखा है। अब तभी मैंने मेरा पूरा महाविद्यालयीन जीवन, मेरे दोस्तों में, मेरा कॉलेज में नाम राजरत्न कभी मुझे नहीं कहा जाता था। मेरा नाम राज अम्बेडकर ये प्रसिद्ध था। अच्छा। मुझे आज भी मेरे दोस्तों में कोई राजरत्न नहीं बुलाता। अच्छा, सभी राज कहते हैं। राज कहते हैं। मैं बचपन से लेकर ये सोशल लाइफ में आने तक राज अम्बेडकर करके ही प्रसिद्ध था। लेकिन मैंने तब से सोच लिया कि ये राजरत्न को जिसको दीर्घायुष्य मिला नहीं है, अब इसका जीवन मुझे अपने कार्यकाल में जीना है, अब इस राजरत्न का जीवन मुझे जीना है। तब से मैंने राज अम्बेडकर का जीवन खत्म कर दिया और राजरत्न अम्बेडकर का जीवन जीना मैंने शुरू कर दिया। अगर आज ये कब की बात रही होगी कि जब आपको ऐसा लगा कि एक सार्वजनिक जीवन से अपने आप को जोड़ देना चाहिए? 2009 में मेरा MBA फाइनेंस हुआ, 83% से मैं पास हुआ। अच्छा। नौकरी लगने तक से और पास होने का जो बीच का पीरियड था, उस पीरियड में मैं बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों का अध्ययन कर रहा था। और तभी और जब मेरा अध्ययन पूरा हो गया, मुझे नौकरी के 3 कॉल्स आए, और तब मैंने सोचा कि अब मुझे नौकरी ज्वाइन नहीं करनी है। MBA फाइनेंस 83% से मैं डिस्टिंक्शन से पास हुआ, जापान स्थित मुझे नौकरी आई। तब मैंने सोचा अब मुझे नौकरी करके एक सिर्फ 10 से 5 या पूरा जीवन, अगर मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर इतनी डिग्रियां लेकर भी समाज का काम कर सकते हैं, तो मेरी डिग्रियां तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। मेरी डिग्रियां कुछ नहीं है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते कि मुझे नौकरी कर लेनी चाहिए, तो आज मेरा जन्म लंदन या अमेरिका में हुआ होता, मेरे पास करोड़ों रुपए होते। लेकिन मैंने सोचा कि भले ही बाबा साहब अम्बेडकर ने नौकरी नहीं की, अपने परिवार पे उनका लक्ष्य नहीं था, इस बात का मुझे अभिमान है कि गर्व है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी नौकरी या व्यवसाय नहीं किया होता तो आज मेरे पास करोड़ों रुपए होते। किया नहीं, आज ये करोड़ों का समाज बाबा साहब अम्बेडकर मेरे लिए छोड़ गए हैं। क्या बात और फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे नौकरी नहीं कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड, 8 लाख का 1 ईयर का पैकेज मेरा मिला था। और आज 2009 में अगर मैं ये नौकरी एक्सेप्ट कर लेता, 11 में मेरा प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता, 13 से मुझे 25 लाख का पैकेज मिलता, 1 साल का 25 लाख का पैकेज। लेकिन मैंने वो सब झिड़कार कर, ये सब आपने जो त्याग किया, वो कौन सा महान उद्दिष्ट है जिसके लिए आप सारा समर्पण करना चाहते हैं? मैंने आपको पहले ही कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे रहे हुए कार्य मुझे अपने जीवन में पूरे करने हैं। प्रायोरिटी में तब जब मैं ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की केसेस में देख रहा था। अच्छा। 2010 से मैं ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का केसेस देख रहा था, जिसके आपके पापा अशोक अम्बेडकर जी जिसके ट्रस्टी चेयरमैन हैं। तो जब ये सारी केसेस में स्टडी कर रहा था, ये एक्चुअली मामला क्या है, ये सारे एक पिटिशंस, एफिडेविट्स, ये सब रीड कर रहा था, तब मुझे एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मेरे हाथ में लगा, और वो दस्तावेज है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इसका संविधान। और इसमें 10 पॉइंट्स बाबा साहब अम्बेडकर ने मेंशन किए हैं। अच्छा। 10 पॉइंट्स, यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ध्येय और उद्दिष्ट क्या होंगे जी। और जब मैंने इसका अध्ययन किया कि ये 10 पॉइंट क्या है, तब मुझे ऐसा लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घोषणा की है कि मैं भारत को बौद्धमय करूंगा, ये 10 पॉइंट मुझे भारत को बौद्धमय कैसे बनाना है उसका मैप मुझे नजर आया। क्या बात है। ये पूरा का पूरा मामला बाबा साहब अम्बेडकर ने 1955 में ही बनाकर रखा था। बाबा साहब ने 4 जुलाई 1955 को बुद्धिस्ट सोसाइटी की स्थापना की और 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यानी दीक्षा लेने के 1 साल पहले से ही बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण किया है। सारी तैयारियां हो चुकी, सब तैयारी कर दी है। और दीक्षा लेने से पहले एक बुक में अब मुझे जानकारी मिली, बाबा साहब अम्बेडकर ने वैयक्तिक जिम्मेदारी के तौर पर उन्होंने 1 लाख मेंबर्स खुद बनाए थे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के, और अपने कार्यकर्ताओं को 1000 मेंबर्स बनाने का टारगेट दिया था। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस सोसाइटी को बढ़ाने के लिए काम किए थे। नागपुर में जो धम्म दीक्षा हुई वो स्टेज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का था। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के स्टेज से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा ली। चंद्रपुर में भी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के स्टेज से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा ली। 15 दिसंबर 1956 को मुंबई के रेसकोर्स मैदान पर भी बाबा साहब अम्बेडकर धम्म दीक्षा का प्रोग्राम ले रहे हैं। यानी बहुत बड़े पैमाने पर भारत को बौद्धमय करने के लिए, क्योंकि ये जो संस्था है, इस संस्था के जो ऑब्जेक्टिव्स बाबा साहब ने रखे, ये केवल भारत को बौद्धमय बनाने का प्लान बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा।
2010 से लेकर जब मैं ये मैटर 2013-15 अभी 13 में इसका हाईकोर्ट का जजमेंट आया, उससे व्यतीत होकर आदरणीय मीराताई अंबेडकर जी ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया, वो भी 2 फरवरी 2015 में खारिज कर दिया। फिर रिव्यू पिटीशन डाला, वो भी 15 अप्रैल 2015 में खारिज कर दिया। आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया मुक्त हो गई है, ये केसेस और कोर्ट कचहरी से मुक्त हो गई है, और हमको इस 10 पॉइंट पे काम करना होगा। अगर जब तक हम लोग इस 10 पॉइंट के ऊपर काम नहीं करते, हम भारत को बौद्धमय नहीं कर सकते। ये जो 10 मुद्दे हैं, नए सिरे से हमारे दर्शकों के साथ थोड़ा सा उसको शेयर कीजिएगा। ये जो 10 पॉइंट बाबा साहब अंबेडकर ने रखे, इसमें पहले के केवल 2 ही पहले के जो है वो रिलीजियस पॉइंट्स है। अच्छा, केवल 2 ही। पहला पॉइंट बाबा साहब ने रखा, टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन इंडिया। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया नाम ही है, तो इसका पहला मुख्य उद्देश्य भारत में बुद्धिज्म का प्रचार करना। दूसरा उद्देश्य रखा, टू एस्टैब्लिश बौद्ध विहार्स फॉर बुद्धिस्ट वर्शिप। बुद्धिज्म की प्रार्थना करने के लिए बौद्ध विहारों की निर्मित करना। ये केवल 2 ही मुद्दे बाबा साहब अंबेडकर ने रिलीजियस इसमें रखे। बाकी सारे 8 मुद्दे हैं, यानी 10 मुद्दे में के 8 मुद्दे, ये भारत को बौद्धमय बनाने का एक प्लान रखा। तीसरा प्लान उन्होंने रखा, तीसरा ऑब्जेक्टिव, कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से स्कूल और कॉलेजेस की निर्मित होगी, मगर कौन से स्कूल? जो रिलीजियस और साइंटिफिक सब्जेक्ट का ही अध्ययन करेंगे। यानी आपको बीए, बीकॉम, बीएससी बनाने वाले स्कूल कॉलेजेस की निर्मित नहीं होगी। स्कूल कॉलेजेस की कौन सी निर्मित होगी? जो धर्म का प्रचार करने वाले, जो साइंस का, साइंटिफिक विज्ञान का प्रचार करने वाले और अध्ययन करने वाले स्कूल और कॉलेजेस की। और इसमें कहीं पर भी बाबा साहब ने नहीं लिखा कि ये केवल बुद्धिस्टों के लिए होंगे। यानी स्कूल और कॉलेजेस में प्रवेश किनको मिलेगा? एससी के लड़कों को मिलेगा, ओबीसी के लड़कों को मिलेगा, मुस्लिम के लड़कों को मिलेगा, क्रिश्चियन के लड़कों को मिलेगा। इन सभी बच्चों को इन स्कूल और कॉलेजेस में दाखला मिलेगा। और जैसे ही ये लोग इसमें आकर बच्चे पढ़ाई करने लगेंगे, पहली से लेकर 10वीं तक, उनका ये जो सिलेबस होता है एकेडमिक, वो भी पढ़ाया जाएगा और रिलीजियस और साइंटिफिक सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे। चौथा मुद्दा बाबा साहब ने रखा, टू अंडरटेक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑल रिलीजन्स। सभी धर्मों का तुलनात्मक अभ्यास किया जाएगा। यानी स्कूल में क्या होगा? सभी धर्मों का तुलनात्मक अभ्यास, इस्लाम का भी, ताकि सबको ये समझ में आए। इस्लाम का भी अभ्यास इसमें से होगा, क्रिश्चियनिटी का अभ्यास होगा, जैनिज्म का अभ्यास होगा, हिंदू धर्म जो इन लोग कहते हैं, ये जो रामायण, महाभारत, ये सभी ग्रंथों का अभ्यास इस स्कूल में से होगा। और ये अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि इस तरह का इंस्टीट्यूशन भारत में है। इसमें क्या होगा? हमारे बच्चे पहली से लेकर 10वीं तक अपना एकेडमिक करिकुलम पूरा करने के बाद जब रिलीजियस और साइंटिफिक सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे, अलग अलग धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, तब उनको एक पता चल जाएगा कि ये जो इस्लाम में है, क्रिश्चियनिटी में है, इस्लाम में मोहम्मद पैगंबर को मैसेंजर बताया गया है, भगवान का भेजा हुआ, अल्लाह का भेजा हुआ एक संदेशा लेकर आया हुआ के रूप में एक बताया हुआ। क्रिश्चियनिटी में जीसस को भी मैसेंजर ऑफ गॉड बताया हुआ है। केवल बुद्धिज्म में ही सिद्धार्थ तथागत गौतम बुद्ध को माता और पिता से जन्म लिया हुआ बच्चा बताया है। सभी लोगों को किसी ना किसी तरह से प्रकट करने वाले बताया है, केवल बुद्धिज्म में ही बताया है। बाकी के धर्म ग्रंथों में कहीं पर भी तर्क करने का हमको अनुमति नहीं है। जैसा लिखा है वैसा ही फॉलो करना चाहिए। बुद्धिज्म कहता है कि मैं जो कह रहा हूं उसको मत मानो, अपने बुद्धि के कसौटी पर पहले इसको रगड़ कर देखो, अगर आपको सच लगता है तो ही मानो। यानी अगर हमारे बच्चों को इस तरह का क्वालिफिकेशन, इस तरह का ट्रेनिंग अगर उनको मिलता है, तो 21 साल के होने के बाद या सज्ञान होने के बाद उनको पता चल जाएगा इन सारे धर्मों में से कौन सा धर्म उत्कृष्ट है। यानी मुस्लिम के बच्चों को पता चल जाएगा, क्रिश्चियन के बच्चों को पता चल जाएगा, जैन के बच्चों को पता चल जाएगा, ओबीसी के लड़कों को पता चल जाएगा। और तब जाके वो लोग भले ही बौद्ध धर्म ना स्वीकारे, लेकिन बौद्ध धर्म के विचार उनके सर में होंगे, तब भारत बौद्धमय होगा। क्या बात है, क्या बात है। भारत बौद्धमय होगा। भंते, यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाह रहा हूँ। इस समय हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं श्रामणेर धम्मा से, यानी कि राजरत्न अंबेडकर जी से। ये बातचीत आगे जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। बाबा साहब ने और आगे 5वां पॉइंट बनाया। बाबा साहब ने लिखा कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया विल एस्टैब्लिश ऑर्फनेजेस, हॉस्पिटल्स एंड रिलीफ सेंटर्स। आवाज विशेष कार्यक्रम में पुनः एक बार आपका स्वागत है। अंतराल से पहले हम लोग आपको जोड़े रखे थे श्रामणेर धम्म अंबेडकर से। मैंने धम्म ये शब्द को
जब बार बार कहा तो मुझे श्रामणेर ने ठीक करने का प्रयास किया कि जब कल ही पूज्य भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश असाई जी ने जब उन्हें श्रामणेर की दीक्षा दी, यानी कि राजरत्न अंबेडकर जी को श्रामणेर की दीक्षा दी, तो नाम रखा धम्म अंबेडकर। अंबेडकर स्वयं अपने आप में एक ऐसे परिवर्तन का, एक ऐसी क्रांति का, एक ऐसे बदलाव का नाम है जहां अंधेरे का नामो निशान कहीं नहीं होता, सिर्फ रोशनी ही रोशनी होती है। और इसलिए धम्म अंबेडकर यानी कि दो रोशनियां, दो सूरज एक साथ, धम्म और अंबेडकर, जो वचन, जो नीति, जो संदेश, जो उपदेश हमारे जीवन को उन्नति की ओर लिए चलते हैं, वो है धम्म। तथागत ने बार बार कहा है कि जब कभी भिक्खुओं तुम्हें मुझे देखना है तो धम्म की ओर देख लेना, वहां मैं उपस्थित हो जाऊंगा। और ये जो धम्म को दिखाने की बात है, स्वयं इस वक्त राजरत्न अंबेडकर जी के इस श्रमण जीवन के साथ धम्म अंबेडकर हमारे साथ है। और मैं सीधे जोड़ रहा हूँ, भलते अंतराल से पहले बात जो चल रही थी इस विषय पर चल रही थी कि वो जो 10 मुद्दे जो बाबा साहब चाहते हैं भारतीय बौद्ध महासभा के रूप में, कि इन 10 मुद्दों के आधार पर भारत को एक बेहतर जीवन की ओर मोड़ने के लिए या भारत को बौद्धमय बनाने के लिए 10 मुद्दे बड़े कारगर साबित हो गए। हमने 4-5 बिंदुओं की चर्चा की थी, वो और अन्य क्या बिंदु है जो आप शेयर करना चाहेंगे? बाबा साहब ने और आगे 5वां पॉइंट बनाया। बाबा साहब ने लिखा कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया विल एस्टैब्लिश ऑर्फनेजेस, हॉस्पिटल्स एंड रिलीफ सेंटर्स। यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के हॉस्पिटल्स होंगे। आज इस देश में जितने भी हॉस्पिटल्स हम लोग देखते हैं, मैं मुंबई के जेजे हॉस्पिटल का आपको उदाहरण देता हूं। जी बिल्कुल। जेजे हॉस्पिटल में एंट्री करते ही जेजे साहब का बहुत बड़ा पुतला बिठा के रखा है, और जो जितने भी वार्ड में हम जाते हैं, वार्ड्स में हर एक भगवान की तस्वीर लगा के रखी है। इवन आप अगर डीन के कैबिन में जाके देखते हो, डीन, इस जेजे हॉस्पिटल का डीन, उनके कैबिन में 4-5 हाथ लगाए हुए विष्णु की मूर्ति है। यानी जो साइंस का अभ्यास करके डीन बने हैं, इतने लाखों आंखों का उन्होंने ऑपरेशन किया है, वो आदमी किसका उपासक है? विष्णु का। उनको खुद को मालूम है कि इस तरह से कोई ऑपरेशन होगा नहीं। यानी आज जो हॉस्पिटल्स हम लोगों को दिखाई देते हैं, ये हॉस्पिटल कम और धर्म का प्रचार करने वाले केंद्र ज्यादा हो गए हैं। मतलब बाबा साहब जो दोनों चीजें जो जोड़ते हैं, मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों चीजों पर वो कंसंट्रेट होते हैं, और वो भी साइंटिफिक तरीके से रखा और साइंटिफिक तरीके से। मुद्दा उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में लिखा। जी। ये हॉस्पिटल जो होंगे, ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के होंगे। कल तक कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे लोग कांग्रेस के ऑफिस के बाहर लाइन लगाकर राजीव गांधी जीवनदायी योजना ले रहे थे। आज बीजेपी की सरकार है तो लाइन लगाकर जनधन योजना और वो LIC पॉलिसीज 1-1 रुपए में वो ले रहे हैं। अगर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के हॉस्पिटल्स होंगे तो हम लोगों को ना ही कांग्रेस के दरवाजे में, ना ही बीजेपी के दरवाजे में जाने की जरूरत है। सारा का सारा आरोग्य का जिम्मा बाबा साहब अम्बेडकर खुद अपने संस्था के ऊपर आप ले रहे हैं। यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से अगर हॉस्पिटल्स तैयार होते हैं तो हमारे लोगों को किसी के भी दरवाजे में जाने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोग बुद्धिस्ट सोसाइटी के हॉस्पिटल से अपना आरोग्य, स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं। और यहां पर भी बाबा साहब ने कहीं नहीं लिखा कि ये बुद्धिस्ट लोगों के लिए ही हॉस्पिटल होंगे। तो क्या होगा ये? अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स देश भर में खड़े हो गए हैं जी। अगर इस हॉस्पिटल्स में ओबीसी का गरीब आदमी अगर आरोग्य की, स्वास्थ्य के लिए वहां पर दाखिल होता है, ओबीसी का आता है, मुस्लिम का आता है, जैन, क्रिश्चियन, किसी भी जाति धर्म का आता है, उस जाति धर्म के आने के बाद अगर उसको बुद्ध दिखाई देते हैं, बाबा साहब दिखाई देते हैं, शिवाजी महाराज दिखाई देते हैं, शाहू महाराज दिखाई देते हैं, ज्योतिबा फुले दिखाई देते हैं, तो वो अलग अलग जाति का आदमी ये कौन है इस बारे में विचार करने लग जाएगा। इन्होंने क्या किया था वो जानना चाहेगा, तो इन लोगों को भी इनके विचार पता चल जाएंगे। वो स्वास्थ्य उसको प्राप्त होने के बाद जब वो ठीक होकर बाहर जाने लगेगा, तब उसको, उसके मन में एक जिज्ञासा होगी, एक आशा होगी कि आज मुझे मेरा स्वास्थ्य बाबा साहब अम्बेडकर के संस्था ने ठीक करा के दिया है। बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। स्वास्थ्य आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, बुद्धा के एक इंस्टीट्यूशन ने मुझे आज ठीक किया है। भले वो बुद्धिज्म को स्वीकार नहीं करे, वो बुद्धिज्म को कभी विरोध नहीं करेगा, और धीरे धीरे उसके विचार में अगर परिवर्तन हो जाए तो वो बुद्धिज्म का फॉलोअर हो जाएगा। क्या बात है। इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को बौद्धमय बनाने की श्रृंखला रखी कि ये अगर हम लोग करते हैं तो भारत बौद्धमय हो सकता है। केवल बुद्धिस्ट लोगों को अगर आप बुद्धिज्म सिखाओगे तो भारत बौद्धमय नहीं होगा। इन लोगों को बुद्धिज्म सिखाने का तरीका इन माध्यम से रखा बाबा साहब। आज 6ठा पॉइंट बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा
टू अंडरटेक पब्लिकेशन ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर्स। बुद्धिस्ट लिटरेचर, आज बौद्ध साहित्य कहीं पर भी उपलब्ध नहीं हो रहा। बाबा साहब अंबेडकर का बुद्धायनिस धम्मा आपको स्टॉल्स पे नहीं मिल रहा। बाबा साहब अंबेडकर के राइटिंग एंड स्पीचेस आपको कहीं पर उपलब्ध नहीं हो रहे। बाबा साहब अंबेडकर की संस्था के पास अगर ये सारा रिसोर्सेस होते तो ये सारे जो पब्लिकेशन है, जो साहित्य है, वो खुद बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बिल्कुल पब्लिश कर सकती थी। वो लोगों के पास लेकर आते, वो लोगों के पास लेकर जाती थी। आज ये सरकार ने लंदन में स्थित बाबा साहब अंबेडकर का, जहां पर बाबा साहब अंबेडकर 1 से 1.5 साल तक पेइंग गेस्ट करके रहे थे, वो घर अगर सरकार खरीद सकती है तो बाबा साहब अंबेडकर के पब्लिकेशन, राइटिंग एंड स्पीचेस ये लोग क्यों लोगों के सामने नहीं कर पाते? क्यों प्रकाशित नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? उसका जवाब भी मेरे पास है। अगर बाबा साहब अंबेडकर के लिखे हुए राइटिंग एंड स्पीचेस अगर हम लोग पढ़ ले, ये तरुण, ये जनरेशन, अगर उनको पता चल जाए कि बाबा साहब अंबेडकर के विचार क्या थे, ये पढ़ने के बाद ये तरुण, ये युवा उस दिशा में काम करेगा, उस दिशा के ऊपर चलेगा। बिल्कुल। तो यही नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर के राइटिंग एंड स्पीचेस के ऊपर अघोषित बंदी डाल रखी है। बाबा साहब अंबेडकर के जो सारे खंड है वो आपको कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होते। इसलिए मैंने अंबेडकर फाउंडेशन दिल्ली में फोन किया और उनको कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के सारे खंड मुझे चाहिए। तब उन्होंने मुझे कहा कि मैंने महाराष्ट्र सरकार को 17 लेटर लिखे हैं कि हमको प्रिंटिंग की परमिशन दे दे, हमको प्रिंटिंग की परमिशन दे दे, मगर महाराष्ट्र सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। यानी ये जो बुक्स बाबा साहब अंबेडकर के हैं, अगर आज प्रिंट होकर बाहर आ जाए तो कल के कल सारे के सारे बुक्स खरीद बिक जाते हैं। इतनी व्यवस्था होने के बावजूद बाबा साहब अंबेडकर की किताबें क्यों प्रिंट नहीं कर रहे? जहां पर गांधी की किताबें कोई खरीद नहीं रहा, वहां पर गांधी की प्रिंटिंग चालू है, मगर बाबा साहब अंबेडकर के ये जो बुक्स है वो एक हाथों हाथ बिक जाते हैं, मगर गवर्नमेंट इसको क्यों पब्लिश नहीं कर रही? आप लोगों ने गए साल के लोकसत्ता में पढ़ा होगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो महाड़ का 14 आंदोलन किया था, वो आंदोलन का साहित्य उसको दीमक सफाचट कर रही है, मगर गवर्नमेंट इसको पब्लिश नहीं करती, प्रिंट नहीं कर रही। बहुत बुरी बात। तो अगर ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया खुद ये बौद्ध साहित्य आज देश में, मैंने देखा, मुंबई में मैं रहता हूं इसलिए मुझे मुंबई का मैं उदाहरण दूंगा। दादर के प्लेटफॉर्म पे या ब्रिज पर रामायण, महाभारत, गीता 10-10 रुपए में बांटी जा रही है। 10 रुपए में अच्छे क्वालिटी की, अच्छे पेजेस की प्रिंटेड कलर बुक्स ये लोग 10-10 रुपए में बांट रहे हैं। कुरान मुफ्त में बांटी जा रही है। आज हम लोगों को सही बौद्ध धर्म के विचार जानने के लिए बुद्धिज्म का एक साहित्य उपलब्ध नहीं हो रहा। जो सीरियल्स बनाए जा रहे हैं, जो किताबें बुद्धा के ऊपर लिखे जा रहे हैं, वो उसमें बुद्धा को विष्णु का अवतार बताया जा रहा है। यानी इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, तो आने वाली जनरेशन को बुद्धा ये मतलब एक नए साहित्य का निर्माण भी उस वक्त में भारतीय बौद्ध महासभा करती रहेगी। तो ये बाबा साहब चाहते थे। हाँ, ये, और वो भी क्या कहा है, ये बुद्धिस्ट पब्लिकेशन करने के बाद ये सारा जो लिफलेट्स है, पैम्पलेट्स है, केवल बुद्धिज्म के किताबें नहीं लिखेंगे, उसके पैम्पलेट भी छापेंगे। एक एक पन्ने के क्यों ना हो, बुद्धा के विचार एक एक पन्ने में छापकर सामान्य आदमी तक पहुंचाने की व्यवस्था बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया करेगी। अच्छा भंते, थोड़ा सा मैं दूसरी तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूँ। इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा एक राजगृह से जुड़ जाता है। हाँ। कि राजगृह में इतना बड़ा हम लोग पुस्तकालय देखते हैं, वो पुस्तकालय की क्या स्थिति बनी है अभी? नहीं, राजगृह की अगर आज की आप स्थिति देखो तो राजगृह में भाड़ेकरू रह रहे हैं, यानी जो बिल्कुल भाड़े से जो लोग रहते हैं वो लोग रह रहे हैं। आनंदराज अंबेडकर, मीराताई अंबेडकर का भी एक मकान उसमें है। और बाबा साहब अंबेडकर की यानी स्वयं उन्होंने इच्छा रखी थी कि किताबों के लिए उनको राजगृह उन्होंने बांधा था। और बाबा साहब अंबेडकर ने मुकुंदराव अंबेडकर को और भैया साहब को दोनों को खार में एक एक बंगला दिला कर दिया था। और वो इन लोगों को वहां पर स्थलांतरित करने के बाद बाबा साहब अंबेडकर को राजगृह को स्मारक बनाना था, किताबों के लिए वो वास्तु उनको बांधनी थी। इस पर सरकार का तो नियंत्रण नहीं ना? इसमें अभी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तो इस पर अंबेडकर फैमिली या फिर बाबा साहब का पूरा अनुयायी वर्ग इस पर क्यों कुछ काम नहीं कर पा रहा है? आपका आंकलन क्या कहता है? नहीं, इसमें क्या है, ये जो भाड़ेकरू वहां पर रह रहे हैं, जो रेंट से वहां पर रह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम सभी लोगों को उतने ही दर्जे का, उतने ही स्क्वायर फीट का एक एक बंगला हम लोगों को चाहिए। और बाकी फैमिली मेंबर्स में भी मैं तो आनंदराज साहब से यही गुजारिश करना चाहूंगा
कि जहां पर बाबा साहब अंबेडकर ने कभी भी इच्छा व्यक्त नहीं की थी कि इंदू मिल की जगह मेरे लिए स्मारक के लिए बांधो, वो तो कहीं पर इच्छा व्यक्त नहीं की थी कि इंदू मिल की जगह पर मेरा स्मारक बांधो करके, मगर बाबा साहब ने इच्छा व्यक्त की थी कि राजगृह में मेरा स्मारक होना चाहिए। वो लिखित है और सबको मालूम है कि राजगृह बाबा साहब अंबेडकर को स्मारक बनाना था। तो जहां पर बाबा साहब ने इच्छा व्यक्त नहीं की थी, वो जमीन अगर आप बाबा साहब अंबेडकर के स्मारक के लिए लड़ा देकर वो ले सकते हो, तो जहां पर उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी वो भी आपको स्मारक के तौर पर उसको खड़ा करना होगा। चलिए, अच्छा लगा आपका ये बहुत बेहतर आपने जो इसका सॉल्यूशन रखा है अपने मन में। मुझे बताइए कि एक 9वां मुद्दा जो छूट रहा है। 9वां मुद्दा बाबा साहब ने 8वां मुद्दा जो रखा है जी, वो मेरे तरफ से पूरा करने जैसा था, इसलिए मैंने वो किया। अच्छा, वो मुद्दा है हाँ। टू क्रिएट न्यू ऑर्डर ऑफ प्रीस्ट इफ इट बिकम्स नेसेसरी टू डू सो। ओहो, बौद्ध भिक्षुओं की नई श्रृंखला तैयार करना। क्या बात है। और इसलिए आज मैं ये रूप में आपके सामने हूं। कम से कम मैं बाबा साहब अंबेडकर के 10 मुद्दों में से ये मुद्दा मैं पूरा कर सकता था, इसलिए मैंने ये मुद्दा पूरा किया। यानी बाबा साहब अंबेडकर कैसे बौद्ध भिक्षु बनाना चाहते थे? जो पढ़े लिखे हो, जो सारे सभी धर्मों का उनको तुलनात्मक अभ्यास हो। ये पढ़े लिखे वर्ग को बाबा साहब अंबेडकर ये सारे इंस्टीट्यूशंस बनाकर बौद्ध बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो तैयार करना चाहते थे। और ये मुद्दा जब मैंने कहा, ये मेरे हाथ में है। मैं स्कूल और कॉलेजेस अभी नहीं बना सकता, मैं हॉस्पिटल अभी नहीं बना सकता, मैं अभी बड़े बड़े प्रिंटिंग प्रेस नहीं बना सकता, लेकिन एक मुद्दा मैं पूरा कर सकता हूं, टू क्रिएट न्यू ऑर्डर ऑफ प्रीस्ट। और नई बौद्ध भिक्षुओं की श्रृंखला तैयार करने के लिए मैंने ये जीवन समर्पित कर दिया। और आज मैं जो बाहर गिर रहा हूं, ये सामने बनकर भी मैं एक जगह पर नहीं रहने वाला। मैं भारत में सभी बौद्धों को मिलकर, सभी बौद्ध भिक्षुओं को मिलकर बाबा साहब अंबेडकर के इस मैप के ऊपर चलने के लिए उनको प्रेरित करने वाला। अच्छा, तो ये माना जाए कि धम्मा अंबेडकर इसके बाद उपसंपदा भी ग्रहण कर लेंगे? मैंने ये सारी आज ये चीवर आप मेरे आंग पे देख रहे हो, दरअसल ये मेरे शरीर के ऊपर नहीं है, ये मेरे हृदय के ऊपर चीवर है जी। तो ये उपसंपदा जब तक मुझे नहीं मिलती तब तक मैं ये कर रहा हूं। और मैंने तो मेरा पूरा आयुष्य बाबा साहब अंबेडकर, क्योंकि मैंने तभी कहा राजरत्न अंबेडकर किया राज अंबेडकर, इसका आयुष्य मैंने बहुत पहले ही समाप्त कर दिया है। और मैं राजरत्न अंबेडकर का जीवन जी रहा था, और अब तो मुझे और बड़ी उपाधि मिली है, धम्मा अंबेडकर। यानी धम्म और अंबेडकर, धम्म क्रांति करने के लिए मैं यहाँ पर बाहर आया हूँ। अगर इसमें मुझे उपसंपदा लेने की भी जरूरत पड़ी तो मैं उपसंपदा भी लूंगा। मतलब मुझे ये बताइए अभी कि आपका जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज में जो अध्ययन का कार्य चल रहा था वो, फिर दूसरी बात जो राजकीय संगठन बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ आपका संबंध रहा, ये सारा कार्य अभी चलता रहेगा या फिर यहाँ से आप सीधे धम्म की ओर अपना रास्ता मोड़ लेंगे? मैंने बहुजन मुक्ति पार्टी हो या भारत मुक्ति मोर्चा हो या बामसेफ ऐसे जो संगठन हो, इनसे मैंने इस्तीफा दे दिया है बहुत पहले ही, सारे संगठनों से। क्योंकि ये संगठन बाबा साहब अंबेडकर के विचार फैलाने का काम कर रहे हैं जी। और ये जो बाबा साहब अंबेडकर की संस्था है, ये तो खुद बाबा साहब अंबेडकर ने बनाई हुई संस्था है जी। तो इन संगठनों से मुझे ये संगठन बहुत बड़ा है और प्रिय है। अच्छा। इसलिए ये क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने भी सोशल मूवमेंट चलाया, पॉलिटिकल मूवमेंट शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से चलाया। ये चलाने के बावजूद उन्होंने बौद्ध धम्म दीक्षा ली। यानी उनको भी पता चल चुका था कि राजनीतिक और सामाजिक क्रांति से पहले अगर धार्मिक क्रांति नहीं होती तब इसमें इतना सफल नहीं मिलेगा। और अध्यापन कार्य का क्या होगा? अध्यापन के लिए आज मैं गए 1.5 से 2 साल से मैं वहां पर नहीं जा रहा। अच्छा, मैं 2 साल से, मैं ये 2010 से मतलब पिछले 2 सालों से पूरा समय आप इधर ही दे, पूरा समय मैं यहीं पर दे रहा हूँ। ये ऐसी बात नहीं है कि कल लास्ट मंथ से मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं 2 साल से, गए 2 साल से 1.5 साल से मैं अध्ययन के लिए नहीं जा रहा, वहां पर मेरी सर्विस ज्वाइन नहीं किया हूँ। तो मेरा ऑलरेडी पूरा त्याग और मेरा समर्पण ये धम्म कार्य के लिए है। और ये जो मैप मुझे मिला है बाबा साहब अंबेडकर का, मुझे केवल इस मैप के ऊपर चलना है। अगर मुझे मुंबई जाना हो और मेरे पास मैप ही नहीं हो तो दरअसल मैं भटक जाऊंगा। आज हमारे पीढ़ियों की यही अवस्था हो गई। हमारे पिछले 2 जो पीढ़ियां बर्बाद हुई है वो केवल बाबा साहब अंबेडकर के मैप के ऊपर वो लोग नहीं चले, इसलिए वो लोग भटक गए। आज मेरे पास मेरा मैप है, बाबा साहब अंबेडकर का मैप मेरे सामने है। इस 10 मुद्दे के ऊपर ही मुझे काम करना। अच्छा, जैसा कि श्रावणी आपने कहा कि वो बेहतर भिक्षु
जो प्रचार का कार्य करें, जो बाबा साहब जैसा चाहते हैं कि ऐसे प्रचारक होने चाहिए, तो इसके निर्माण के कार्य में आप ऐसा सोच रहे हैं कि किसी बुद्धिस्ट सेमिनरीज के निर्माण पर भी कुछ सोचा जाए? हाँ हाँ, ये एक्चुअली बुद्धिस्ट सेमिनरीज, ये मुद्दा बाबा साहब ने ही रखा हुआ है जी। टू एस्टैब्लिश बुद्धिस्ट सेमिनरीज फॉर प्रिपरेशन ऑफ वर्कर्स फॉर स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। यानी बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कार्यकर्ताओं की निर्मित करना, और कार्यकर्ताओं की निर्मित करने के लिए मदरसों की निर्मित करना। अभी मदर सेमिनरीज का हिंदी ट्रांसलेशन मदर से होता है। तब मैंने मदरसों में जाकर वहां का अध्ययन किया कि क्या चलता है मदरसों में। तो मदरसों में सुबह से लेकर दोपहर तक उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक करिकुलम वहां से होता है, और उसके बाद वो लोग धर्म का अभ्यास करते हैं। मुस्लिम लोगों में वो मुस्लिम इस्लाम धर्म का अभ्यास करते हैं। उसमें मैं रात को 10 बजे वो मदरसे में गया था, और रात के 10 बजे तक वो बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। तब मैंने उनको पूछा, क्या रात में भी आप लोग ये ट्यूशंस और क्लासेस चलाते हो? तो कहा, नहीं, हम लोग रात में ये क्लासेस नहीं चलाते, मगर बच्चे आपस में डिबेट कर रहे हैं, ये कलम के ऊपर उनका क्या मत है, ऐसा। तो मैंने उनसे कहा कि इसी तरह की व्यवस्था हमको बुद्धिज्म में भी लागू करनी है। तो मुस्लिम लोगों के सहायता से सजाद नोमानी साहब भी हमको इस कार्य में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्था अगर बुद्धिस्ट लोगों में भी अगर हो जाए तो ये काम बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ेगा। तो क्या इसके लिए कोई जगह, कोई स्थान आपने निश्चित किया है? आज ऐसी कोई क्योंकि बुद्धिस्ट सोसाइटी 1955 की ट्रस्ट है। आज जिस स्पीड में इसको काम करना चाहिए था, इतना स्पीड में उन्होंने काम किया नहीं। मगर जैसे ही मुझे ये सब बातें पता चली, तो मैं ये सब लोगों को बताने के लिए, जिस तरह से आज मैं आपको बता रहा हूँ, 5 जुलाई को मुंबई में प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में भी मैंने ये बातें रखी। तो जैसे ही मैंने ये बातें रखी, लोगों ने जमीनें डोनेट करने के लिए चालू कर दी। आज नागपुर में 15,000 स्क्वायर फीट की जगह हमको मिली है। उनका कहना है कि इस पे सिर्फ बौद्ध विहार हमको बनाना है। तो मैंने कहा, केवल बौद्ध विहार ना बनाइए, उसमें बाबा साहब के ये सारे मुद्दे भी पूरे हो सकते हैं। मदरसे वहां पर बन सकते हैं, हॉस्पिटल्स, अगर हॉस्पिटल नहीं बना पाए तो क्लिनिक बना सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था हम बना सकते हैं। तो ये प्लान लेकर हम लोग चल रहे हैं सारा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। श्रमण, हमारा ये समय जा रहा है। अंतिम एक टिप्पणी आपसे लेना चाहूँगा और एक संदेश के रूप में लेना चाहूँगा कि एक नए जीवन के साथ धम्म अम्बेडकर हम सबके बीच आए हैं, और मुझे लगता है कि शायद चैनल पर ये पहला इंटरव्यू जा रहा है आपके चिवर ग्रहण करने के बाद। मैं उससे पहले आपको 10वां मुद्दा बता देता हूं। बाबा साहब का सर्व महत्वपूर्ण मुद्दा है जी, क्योंकि जो पीछेहाट हमारी राजकीय क्षेत्र में हुई है, उसका तोड़ इस मुद्दे में है जी। बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, टू undertake seminars, conferences of Buddhist of India for common action and establish fellowship। क्या बात? यानी इस भारत में जितने भी बौद्ध रहते हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, इन सभी बौद्धों के सम्मेलन आयोजित करना, इनके कॉन्फ्रेंसेस लेना, और सभी लोगों को एक सामान्य कृति के लिए प्रेरित करना। आज यहाँ पर हमारी राजकीय जो पिछेहाट हुई है, आज इस देश में जब इलेक्शंस लगते हैं, एक घर में अगर 4 लोग हैं तो वो 4 अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता दिखते हैं, 4 अलग अलग पार्टियों को वोट देकर आते हैं। लेकिन हमारे में अगर कॉमन एक्शन की भावना निर्माण हो, तो हमारा छोटे से छोटा का बच्चा, वो वृद्ध से वृद्ध आदमी कॉमन एक्शन लेने के लिए वो प्रेरित होगा। हमारे ऊपर जो अत्याचार होते हैं, जवखेड़े का अत्याचार हुआ, आज एक गट का मोर्चा, कल दूसरे गट का मोर्चा, परसों तीसरे गट का मोर्चा, ये हम लोगों को अब रोकना, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं। और इसलिए बाबा साहब ने ये मुद्दा रखा, सभी बौद्धों को कॉमन एक्शन लेने के लिए प्रेरित करना। और इस तरह का व्यवस्था आज हम लोग बनाएंगे, और जितने कुछ भी अन्याय अत्याचार हमारे ऊपर हो, बुद्धिस्ट सोसाइटी के जितने मेंबर हैं, जहां पर अत्याचार हुआ है, सारे के सारे एक जगह पर एक समय पर उपलब्ध हो जाएंगे, और हमारे ऊपर होने वाले अन्याय और अत्याचार खत्म हो जाएंगे। अगर भारत सरकार हमारा ये नहीं सुनती, तो और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके आगे भी प्लान रखा है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट नाम की एक इंटरनेशनल संस्था का मेंबर बना के रखा है, और इस संस्था के 34 कंट्रीज इसके मेंबर है, और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये 55 नंबर के ऊपर आप
आज भी इंटरनेट के ऊपर देख सकते हो मेंबर है। अगर भारत सरकार हमारे ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार नहीं रोकती तो हम लोग हमारे जो मुद्दे हैं वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर रखेंगे और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से भारत को हमारे यानी भारत के आज बाहर के जो बुद्धिस्ट देश है वो इसके ऊपर प्रेशर लाकर कि आपके देश में हमारे बौद्धों के ऊपर इस तरह का अत्याचार होता है, आपसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सारे जो अलग अलग रिश्ते होते हैं वो उसके माध्यम से ये लोग हमारी सुरक्षा इस देश में कर सकते हैं। जी बिल्कुल। एक अंतिम संदेश के रूप में आप क्या कहेंगे? मैं बहुत शॉर्ट सभी लोगों को आज इन शॉर्ट यही कहना चाहूंगा कि जितने भी आज जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का एक कोटेशन है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट बैटल बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। भारत का इतिहास दूसरा तीसरा कुछ नहीं, ये बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म की लड़ाई है। अगर ब्राह्मणिज्म जैसे आरएसएस की संगठना हो, विश्व हिंदू परिषद की संगठना हो, ये ब्राह्मणिज्म को फैलाने वाली संगठना है और उनके लोग बच्चे से बच्चा हो वो इनका सदस्य होता है, तो उसी तरह भारत में जितने भी बुद्धिस्ट हैं उनको बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का मेंबर होना ही होगा। वो भले कांग्रेस में हो, भले बीजेपी में हो या आरपीआई के किसी भी दल में हो, उन जितने भी बुद्धिस्ट हैं सबको बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैनर के नीचे आना ही होगा। और ये जो लड़ाई आगे चलकर होने वाली है ये केवल और केवल आज धार्मिक लड़ाई नहीं, केवल शादियों तक हमको बुद्धिस्ट सोसाइटी को सीमित नहीं रखना है। इसको आज जो हमारे ऊपर हिंदू राष्ट्र बनाने की जो संकल्पना डाल रहे हैं इसका विरोध भी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया करेगी और जो आरक्षण खत्म करने की जो बातें कर रहे हैं इसका विरोध भी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया करेगी। आज इस बुद्धिस्ट सोसाइटी को बहुत बड़े पैमाने पर इस देश के बौद्धों को इनका सारा जिम्मा उठाने की शक्ति हम लोग बुद्धिस्ट सोसाइटी को प्राप्त करेंगे। इसलिए मेरा संदेश यही होगा, आप किसी भी राजनीतिक दल में हो, किसी भी सामाजिक संगठन में काम करते हो, मगर धार्मिक संस्था में आपको बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का मेंबर होना ही होगा। क्या बात है। धम्म पद में एक बड़ा महत्वपूर्ण पद मिलता है और पद ये है कि कोई तरुण जब संघ में प्रवृत्त हो जाता है तो वो चंद्रमा के प्रकाश जैसे, चंद्रमा की कला को जैसे पूर्ण होती है और वो पूर्णिमा की ओर चली जाती है, वैसे ही धम्म भी अपने प्रचार में पूर्णत्व की ओर जाता है। और ऐसे ही एक फड़कते हुए भिक्षु को, जिसके प्रति बाबा साहब ने कभी ये कहा था कि मुझे चलता हुआ भिक्षु चाहिए, जो चलायमान होता है संघ वो चाहिए, और ऐसे एक चलते हुए फड़कते हुए धम्म ध्वज को इस समय मैं आपसे मिला रहा था। मैं यहाँ रुकता हूँ। श्रामणेर धम्म अम्बेडकर, आप हमारे साथ आए और हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय भीम। मित्रों, बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।